Let's start with went, half factor. डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, समझते हैं इसको. दिस इज, आई कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर से सारे टॉपिक्स को एक तरफ रख दो और वेंट हाफ फैक्टर को एक तरफ रख दो, तो इनकी इक्वल चांसेस होते हैं कि हाँ बाकी के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए, बट यहां से जरूर आता है 110%. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में. नीट में तो मैं ये कह सकती हूँ गारंटीड कि टीचर का फेवरेट टॉपिक कोई नहीं है, वेंट हाफ फैक्टर है. यहीं से क्वेश्चन आता है. तो अगर आप इसको ढंग से सीख गए वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. आई डोंट नो व्हाई सब, मैं टीचर्स की गलती बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बट आई डोंट नो व्हाई सम इन्फ्लुएंसर्स ही है ना जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग जगह से. आप पूछते हो ये कैसे चैप्टर, ये कैसे चैप्टर, तो बताते हैं ये तो बहुत टफ है, ये तो तुझसे नहीं होगा, तो छोड़ के चला जाइयो. तो नो, ये चैप्टर बहुत सही है और इसका ये टॉपिक सबसे इजी है. आई कैन से दैट. लॉजिक यहाँ पे बिहाइंड द लॉजिक जो है आपको इसका समझना है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. हमने टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. बच्चों इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन मकसद था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सॉल्यूट का. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन मकसद या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन रीजन क्या है कि हमने क्यों पढ़ी वो प्रॉपर्टीज. हमने इसलिए पढ़ी कि जो भी सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता लगाओ कि वो कितना है. और हमने ये भी पढ़ा कि ये सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है. ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज I can say that directly proportional है to the number of solute particles. It's very simple. अभी आप लोगों ने एक और चीज नोटिस करी हो तो जितने भी मैंने अभी तक तुम लोगों को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स कराए हैं, न्यूमेरिकल्स कराए, या अगर आपने बुक चेक करी हो तो आपको यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेसिक अल्कोहल नहीं है, इथेनॉल है, बट इथेनॉल भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एसोसिएशन में, तो वो भी आपको लाइक मिल सकता है, बट आगे जाके वेंट हाफ फैक्टर के साथ ही मिलेगा क्योंकि इथेनॉल एसोसिएट हो जाता है. कैसे हो जाता है वो भी समझाएंगे. तो जितने भी ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो कि आई कैन से दैट दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. पहले मुझे प्लीज इतना बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर आगे करेंगे. जल्दी से बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब समझते हैं. तब तक मैं एक अच्छा सा मार्कर ढूंढ लेती जो चल रहा है. पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. वाटर में डिसॉल्व होने में इलेक्ट्रोलाइट्स आर those who break into ions when they dissolve in any solvent. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? They do not break, और अगर हम अच्छा वर्ड यूज करें डिसोसिएट, यानी जैसा इनको आप डाल रहे हो ना वैसे ही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लूकोज के 10 मोल्स ऐड कर रही हूँ, पानी में 10 ही मोल्स रहने वाले हैं. हमें कोई टेंशन नहीं है, आप कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करो, जब आप ग्लूकोज का मोलर मास निकालो बिल्कुल सही आएगा. यूरिया NH2CH2CH2 NH2 सेम, कोई टेंशन नहीं है इसका, ना डिसोसिएट ना एसोसिएट, कुछ नहीं हो रहा, मजे से रह रहा है. जितना ऐड करोगे उतना ही आपका आंसर आएगा. बट द प्रॉब्लम इज नाउ बिगिन कि हमने अगर क्या यूज किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया AlCl3, मैंने ये लिया और मैंने इसको ऐड ऑन किया वाटर में, और मैं एक सॉल्यूशन तैयार कर चुकी हूं. अब मैंने कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी, व्हाटएवर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यू वांट टू सिलेक्ट,
ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने यूज करी और आप AlCl3 का मोलर मास निकालना चाहते हैं या उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बच्चों बढ़ी हुई आएगी, एक्सपेक्टेड से बढ़ जाएगी। यानी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है आपका मोलर मास आप सोच के चल रहे हो, मान लो आप इसका मोलर मास सोच के चल रहे हो 70, तो आ जाएगा 78। मतलब आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आंसर सही नहीं देगी। ऐसा क्यों हुआ? Why it does? ध्यान से सुनो, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं कि अगर आपने इसके मान लो 10 मोल्स लिए तो हम मान के चल रहे हैं 10 मोल्स में ही रहेगा। हम मान के चल रहे हैं इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, ऐसे समझो तो ये 10 मॉलिक्यूल्स में ही रहेगा, इसके उतने ही नंबर्स रहने वाले हैं। बट बच्चों क्या हो रहा है AlCl3 के साथ? क्या रहे हैं Al3 प्लस और 3Cl माइनस? यार ये तो आगे जाके 1 ये और 3 ये, यानी हम तो 1 डाल रहे हैं और ये आगे जाके 4 गुना हो गया, इसके नंबर 4 टाइम्स बढ़ गए। कुछ समझ में आ रहा है आपको खेल कि सॉल्यूट हमने डाला था सिर्फ सिंगल, पर उसने मिंगल कर लिया, वो तो टूट गया, वो ब्रेक हो गया, उसके नंबर्स बढ़ गए। और एक बात बताना जरा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की शुरू में जो लाइन मैंने कही थी, टोटली डिपेंड्स अपॉन, और अगर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आप क्यों बार बार अपने आंसर को बदलते रहेंगे? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि कोई एक ऐसा चीज ढूंढ लो कि जितने भी फॉर्मूलाज अब तक पढ़े वो काम भी आ जाए और हम उन फॉर्मूलाज को यूज करें तो हमारा आंसर गलत भी ना आए। तो उन सभी फॉर्मूलाज के आगे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज आई। अब जरा डिसोसिएशन का केस तो समझ में आ जाता है, काफी आसान भी है। एसोसिएशन का केस और समझो। नाउ व्हाट हैपेंड विद एसोसिएशन? तो एसोसिएशन का केस एक और देखते हैं। ये केस किसका था? डिसोसिएशन, जिसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर गए, जल्दी बोलो बच्चों, इंक्रीज हो गए। तो हमारे पास हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी ना क्लियर। एसोसिएशन का केस भी समझो और उसके बाद आप लोग सब नोट करेंगे। एसोसिएशन का ऐसा मतलब क्या एक्चुअली यहां हो रहा है, सेम वही एग्जांपल लेते कि मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए और वो 10 मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से जुड़ गए कि वो 5 रह गए। यानी उन मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी। 2 मॉलिक्यूल्स आए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, खुशी खुशी जुड़ रहे, मजे में रह रहे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, हमने सोचा था हम 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें डाला, पानी में मिक्स किया, स्टर किया, वो 10 से 5 रह गए। उन्होंने अपने आपस में बॉन्डिंग बना ली। अब वो बॉन्डिंग बनाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो तुम्हारा जैसे मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रिजल्ट भी कम आएगा। आना चाहिए था 80%, आएगा 50%। हमको राइट आंसर चाहिए था 80, आएगा 50, क्योंकि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्योंकि हम तो ऐसा मान के नहीं चलते थे, हमने थॉट प्रोसेस से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं थी कि हमारा सॉल्यूट ऐसा भी कुछ कर देगा कि हमारा सॉल्यूट जाके ब्रेक हो जाएगा या एसोसिएट हो जाएगा। तो एसोसिएशन के लिए आप एग्जांपल लेंगे, ज्यादातर टीचर एग्जांपल देते हैं बेंजोइक एसिड का, एसिटिक एसिड का, बट आई ट्राई टू गिव सम डिफरेंट एग्जांपल ओवर देयर। और ये ले लो, व्हाट्स दैट, इथेनॉल। इथेनॉल क्या, अब मैं इसका आपके साथ स्ट्रक्चर लिखूं? इथेनॉल नहीं, एसिटिक एसिड का ही ले लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इथेनॉल से बेटर आएगा, बिकॉज इथेनॉल में सिंगल ओ है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ध्यान से देखो जरा इसको, क्या ये बोलो, व्हाट्स दैट? बेंजोइक एसिड। एक और बेंजोइक एसिड बनाते हैं इसी के जस्ट सामने। ये बिल्कुल इसी के सामने मैंने एक जैसा कंपाउंड ली थी। अब आपका दिमाग यहाँ पे चलेगा, क्या बन रहा है, व्हाट इज दैट? डॉटेड बॉन्ड, जल्दी बोलो। वेरी नाइस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बीइंग क्रिएटेड ओवर देयर। अच्छा दीदी, जब हमने इसको
डाला था जब 10 मॉलिक्यूल पहले से ही थे तो जुड़े हुए क्यों नहीं थे? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना। तुमने पानी लिया तो उसमें क्या डाल रहे हो? एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो जब डाला था तभी क्यों नहीं जुड़ गए मॉलिक्यूल? तभी जुड़ के 5 क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इनको भी मीडियम चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो मीडियम था ना वाटर ने इनको फ्लोट किया, वाटर में मीडियम आया ये, एंड देन फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं एसोसिएशन का केस। अब इन दोनों ही केस के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले मैं तुम्हें आई को एक बार और समझाऊंगी कि आयोटा मेरे मुंह से निकल गया, बिकॉज भैया मैथ्स तो है डेफिनेटली, मैथ्स भी पढ़ाते हैं तो आयोटा निकल जाता है कभी कभी। तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, ऑल दिस पहले नोट करेंगे। बॉस करो सी एसोसिएशन को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड तो देख ही लिया, बेंजोइक एसिड ले देखा हमने, अभी एसिटिक एसिड देखा। ओके सो क्लास, मान लो हम ऐड कर रहे हैं, कंपाउंड लेते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल ले रहे हैं। देखा पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए, ये ले रहा हूं मैंने, इसके 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा व्हाट वी हैव नोटिस्ड, ये कंपाउंड यहाँ पर इससे बस उल्टा घुमा के बनाया, टर्न किया। तो नोटिस कर रहे हो HO, सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक कंपाउंड के एटम दूसरे कंपाउंड के एटम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों मिलकर एक सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। यानी कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स, या हम बोल सकते हैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में दे विल गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स ना कोवेलेंट और आयनिक नहीं होते, वो कोई ना कोई अट्रैक्शन है जो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में पढ़कर आए। दैट कैन बी डाइपोल अट्रैक्शन, दैट कैन बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट कैन बी लंडन फोर्सेस, दैट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बस आपस में उनके बीच में एक अट्रैक्शन आती है। देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन। कोई गेनिंग एंड लॉस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का कोई गेन लॉस नहीं हो रहा, ना शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बस दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आई। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हियर अट्रैक्ट्स द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप सबको पता है दैट्स नॉट रियल बॉन्ड, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। तो association is the process where some solute molecules attract with each other by some forces, and most common forces in between them is hydrogen bond. और जब ये आपस में क्लब हो गए तो क्लब हो के ये सिंगल बिहेव कर रहे हैं। हालांकि 10 अलग अलग मॉलिक्यूल्स डाले थे, बट उन्होंने दो के पेयर्स बना ली। कभी कभी 3 के पेयर्स भी होते हैं, कभी कभी ट्राइमर भी बन रहा है, ये डायमर हुआ डायमर, कभी ट्राइमर बन रहा है, कभी टेट्रामर बन रहा है, 4 ने पेयर बना लिए एक साथ। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पेयर्ड अप होते जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे और उतनी ही डाउन होगी हमारी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? करिए इसको पॉज करिए, एक और एग्जाम्पल भी नोट। नाउ क्लास, तो इट्स ऑल वी हैव डन। अब हम रीराइट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज को। और आप जब रीराइट करेंगे कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज को तो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज होगी बाय जस्ट आई, बस एक आई आएगा और कुछ नहीं होगा। याद करो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, P नॉट ए माइनस पी अपॉन में P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। याद आया? ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो यहाँ आपके पास आई लग जाएगा। That's it.
नेक्स्ट आपके पास क्या था, डेल्टा टीबी। डेल टीबी किसके इक्वल था, केबी इंटू, अरे बोलो, एम। एम इज द मोलालिटी, यहाँ आई लग जाएगा साथ में। नेक्स्ट डेल टी एफ, आई के एफ इंटू एम। और हमने कल ही एक चीज पढ़ा, पाई इज इक्वल टू आई लग गया। सारे फॉर्मूलाज वही है बट सबके आगे आई लग गया। नाउ आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हमारे पास आई का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड मोलर मास upon calculated molar mass number of moles associated या फिर dissociated upon में total number of moles of solute before association and dissociation। एक चीज और सिखाऊंगी भी अल्फा, बट फिलहाल नोट करिए, उसका नहीं परिचय। फॉर्मूलाज यहाँ पे सीखे, देखो लिसन, हमने सीखा हम आई को वेंटर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली मैं बोलूंगी इट्स गोइंग टू यूज वेरी रेयर, बहुत रेयर यूज होता है। ज्यादातर ये कब यूज होगा ध्यान से सुनना। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन हो और तुम्हें पहले से ही डेल टीबी क्वेश्चन में दे भी रखा हो। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी था और पानी में हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने के बाद इतना एलिवेशन हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्ट डालने के बाद 0.204 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नहीं दिया दैट इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में तुम्हें डेल टीबी देगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन में तुम्हें मोलालिटी के लिए सब कुछ दिया होगा, कितना NaCl डाल रहे हो उसका वेट, साथ में वाटर जो है उसका कितना वेट है, केबी की वैल्यू भी क्वेश्चन देगा, सब कुछ देगा। आप डेल टीबी खुद से कैलकुलेट करोगे, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। जब आप डेल टीबी खुद से कैलकुलेट करोगे तो वो कैलकुलेटेड डेल टीबी आएगा। ऊपर आपने क्वेश्चन वाला लिखा ऑब्जर्व, नीचे बोलो जो आपने खुद कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके आपको आई मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इन दोनों के लिए अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ आपको डेल टी एफ हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और डेल टी एफ आप खुद भी निकालेंगे। डेल टी एफ निकालते कैसे, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि डेल टी एफ कैलकुलेट कैसे होता है। नेक्स्ट आपके पास ये है, यार एक सेकेंड, इसको ना आपके एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मल मोलर मास। कहीं आप लोग बाद में मुझे बोलो कि एनसीईआरटी में तो ऐसा था, तो इस अकॉर्डिंग आपको बता देता। लिसन, आपने फिर वही एग्जाम्पल लूंगी, मान लो MgCl2 है, आप MgCl2 ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर और आपको MgCl2 का पता है कि नॉर्मली मोलर मास इतना आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं MgCl2 का मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास आपको ऊपर रखना है MgCl2 का, और क्वेश्चन में इनमें से किसी की हेल्प से, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसी की हेल्प से MgCl2 का मोलर मास आपको निकालने को दिया जा सकता है। तो जो कैलकुलेट करोगे वो नीचे रखना है आपको, और जो नॉर्मली होता है वो ऊपर रखना। डिवाइड करके क्या आ जाएगा, तो आई का दूसरा तरीका भी बता दिया मोलर मास की हेल्प से। थर्ड इज द मोस्ट, मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन यहीं से आता है 5 मार्क्स का, हमें क्वेश्चन ही यहीं से मिलता है, और यहीं पे हम एक नई चीज सीखेंगे अल्फा। तो इसको मुझे सिखाना है, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया।
तो आपके पास I निकालने के तरीके क्या है? आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होगी वैल्यू, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप खुद निकालोगे दोनों को डिवाइड करके। मोलर मास की हेल्प से निकालना है, तो मोलर मास आपको डिवाइड, यहाँ पे मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा इनकी हेल्प से, और एक मोलर मास आपको पता होगा, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा कि जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो सॉल्यूट का नॉर्मली मोलर मास इतना होता है। NaCl का मोलर मास कितना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 23 + 35.5 कितना? 58.5। नॉर्मल मोलर मास 58.5, और मान लो इनकी हेल्प से तुमने जो NaCl का मोलर मास निकाला वो 60 आ रहा है, तो दोनों में चेंज है ना, तो 58.5/60 डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? और एक और I के लिए आपको एक और चीज बताते हैं, वो इधर काम आएगा वैसे, बट फिर भी बता देते हैं। I की वैल्यू इक्वल टू 1, तो नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। जरा मैं इसका रीजन भी बताऊं, इधर देखो। हाँ हाँ, जो अभी तुम्हें यूरिया वगैरह बताया था ना, अगर I1 आ गया तो ये फॉर्मूला सही हो गया, ये फॉर्मूला सही हो गया, तो फिर ये पहले तो उसी बेस पे बनाया गया था ना कि जो सॉल्यूट डाल रहे हैं ना वो एसोसिएट हो रहा है ना वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपकी I की वैल्यू मोर देन 1 है, 1 से ज्यादा I की वैल्यू तब होगी जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब बढ़ती है? जब सॉल्यूट के मोल्स बढ़ रहे हैं। सॉल्यूट के नंबर्स कब बढ़ेंगे? डिसोसिएशन के टाइम पे। और I की वैल्यू 1 से लेस कम होगी, ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। जरा मैं क्वेश्चन भी कराती हूँ, डिस्कस ये करना बच्चा। ओके, सो हमने अभी क्या सीखा कि मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने सबसे पहले ये लिखा था आज की क्लास में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखा नहीं है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और आपको पता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। I की वैल्यू बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो ये चीज में मजा नहीं आया, सबके समझ में बिल्कुल नहीं आया, बट आई विल टीच यू हाउ। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कैसे आता है फिर ये वर्क करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है, आप 10 मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं NaCl के, फिर आपने 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड ऑन करे MgCl2 के, फिर आपने 10 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज डाला, यहाँ आपने 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किया C6H5 COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। हाँ, एक ही पानी में डाल रहे हैं सब कुछ का, पर हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आपको बताना है किस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, हैंड रेज करना है। किस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और हम पता है टेंशन लेंगे, हम सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड दिव्यांश, बोल दो वेरी गुड, क्योंकि दिव्यांश ने इसको यूज कर लिया कि जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और I की वैल्यू कब ज्यादा होगी, मैंने बता दिया भाई, I की वैल्यू बढ़ेगी 1 से ज्यादा होगी किस टाइम पे, यानी सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक। तुम्हारी I की वैल्यू डायरेक्ट डिपेंड करती है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं अंदर। इधर देखो, तुम 10 मॉलिक्यूल डाल रहे हो बेंजोइक एसिड के, बेंजोइक एसिड या तो डाइमर बनाएगा या ट्राइमर एसोसिएट ही करेगा। ये तो भैया बिल्कुल कट गया, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ही कर देगा सॉल्यूट के, ज्यादा करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इधर आ जाओ, ग्लूकोज को जितना डालोगे उतना ही रहेगा सेम। इन NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl- यानी 10 से 20 हो गए, डबल हो गए पार्टिकल्स। ये 10 से 10 ही रहे, ये तो 10 से कम हो जाएंगे, एसोसिएशन करेगा। इधर आ जाओ MgCl2, Mg2 + 2Cl-, तो ये 3 टाइम्स 10 से 30 हो रहे हैं यार। 10 मॉलिक्यूल्स हमने ऐड करे, तो 10 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से टूटे कि वो 30 बन गए। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं MgCl2 में, तो सबसे ज्यादा वैल्यू I की होगी उसके पास। और जब सबसे ज्यादा वैल्यू होगी I की, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो I के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। पूछो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, इसका। सबसे ज्यादा डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, इसका।
सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इसका। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इन लोअरिंग किसका है? इसका। खत्म था। तो सारे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इससे? बस एक ही फैक्ट से इतने सारे एमसीक्यू कर जाओगे आप। करो बस। So we are going to learn now something not new. लास्ट वाला जो आई का फॉर्मूला था ना, अभी लास्ट में लिखा था, उस वाले फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे आप ध्यान से देखो। इसमें नई टर्म भी इंट्रोड्यूस होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लिसन, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो वो समझ कर जरा, व्हाट इज दैट? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। पहली बात, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये क्या मतलब क्या इस लाइन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन? मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एसोसिएशन और कैपेसिटी ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअली पावर, कितनी ज्यादा पावर, कितने एक्सटेंट में कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है और कितने एक्सटेंट में कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है। अगर ये अल्फा की वैल्यू आती है लेट्स सपोज 90%, तो इसका मतलब है 90% ऑफ NaCl डिसोसिएट। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ये हमें एक्चुअल में कैपेसिटी बताता है अपने सॉल्यूट की, वो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है और वो कितना परसेंट एसोसिएट हो रहा है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। नाउ अल्फा कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डील कर रहे हैं, मैं इजी एग्जाम्पल लेती हूँ NaCl के साथ। चलिए, एट T0 ये 1 है और ये 0 है। ये आधे से ज्यादा जनता को ना ये समझ नहीं आता, ये जो कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम में भी सीखा था, ये बड़ा ब्लैंक सा जाता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। 1 का मतलब है हम मान के चल रहे हैं इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है प्रेजेंट। स्टार्टिंग में कितने मोल्स है NaCl के बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन? 1। आई का फॉर्मूला अब याद है? नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, पूरा नहीं लिख रहे यार, अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल्स बिफोर, अभी लिखा था ना यार नीचे सबसे फॉर्मूला, टोटल मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन